हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, SDSC की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट पब्लिश हो चुका है। इसकी वेबसाइट में जाकर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नंबर 1 IT फाइटर को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 1 IT फाइटर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि SDSC जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आपका कहाँ पर स्थित है। ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि तिरुपति जिला में है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ITI स्टूडेंट्स के लिए, बात करेंगे कितनी क्या ITI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पोस्ट रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है, कब से फॉर्म को भरा जाना है, क्या यहाँ पे एज रखी गई, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ITI स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे टोटल 17 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे जनरल की 8 है, OBC की 6 है, इसी प्रकार से EWS की 3 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार से क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर फिटर ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th यहाँ पे मांगा गया प्लस ITI मांगा गया है, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका किस स्टेट, वो आपका NCVT होना चाहिए। मतलब अगर आपने SCVT से ITI किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे, NCVT से आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा अगर आपने ITI नहीं किया है NCVT से तो आपके पास NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो 3 साल का अगर आपके पास NAC सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर फिटर का एक और यहाँ पे दिया गया, फिटर PCR इकाई रासायनिक के लिए चिन्हित, जो कि टोटल वैकेंसी 2 है। इसी प्रकार से मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 13 वैकेंसी है। मोस्टली यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर बात करें तो फिटर की, जो कि टोटल वैकेंसी 17 है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक की टोटल 3 वैकेंसी हैं। इसके अलावा आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की टोटल 1 वैकेंसी, प्लम्बर की 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन सबका सेम रहेगा, मतलब कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आपका 10th होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आपका पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में यहाँ पे 7 वैकेंसी है। इसी आगे आप स्क्रॉल करोगे तो डीजल मैकेनिक विथ HVD लाइसेंस 3 वैकेंसी टोटल। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन RAC में आपका टोटल 1 वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाई स्कूल प्लस NCVT से ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में ITI होना चाहिए। इसके लिए सिविल में यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी रखा गया है, ठीक है। तो वही आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया। मैकेनिकल के यहाँ पे 1 वैकेंसी रखा गया है, जो कि वो भी आपका यहाँ पे होना चाहिए, मैकेनिकल ट्रेड से ITI होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये हमने आपको यहाँ पे बताया कि कितनी क्या वैकेंसी है इसमें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कब से इस फॉर्म को भरे जाना है। इसमें एक और पॉइंट देखिएगा, नोट जो आपको यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट कोड नंबर 9 के लिए पोस्टिंग का स्थान यहाँ पे बालासोर उपग्रह दिया गया है। अगर ITI के लिए बताएं तो यहाँ पे 15 नंबर से आपका पोस्ट कोड स्टार्ट है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपका जो यहाँ पे पोस्ट कोड है फिटर ट्रेड के लिए 15 से स्टार्ट है, ठीक है। 15 के बाद के आपके 16 है, फिर 17 है। तो यहाँ पे एक पोस्ट कोड जो 16 नंबर है, इसमें आपका भी क्वालिफिकेशन आपका यही मांगा गया है कि 10th प्लस NCVT से फिटर ट्रेड में ITI होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इनका टोटल वैकेंसी 2 है, लेकिन इसका जो पोस्टिंग है, आप पोस्टिंग इसका एरिया देखोगे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हमारे स्टेट में जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो 15वें पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके लिए जो पोस्टिंग एरिया रखा है वो आपका महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो पोस्ट कोड 16 नंबर के लिए आपका पोस्टिंग स्थान नोदक परिसर रासायनिक सुविधा रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में होगा। इसके अलावा जो आपका पोस्ट कोड 15 है ना, 17 है, 18 है, जो कि ITI स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट कोड हैं, ये इनके लिए जो आपका पोस्टिंग स्थान रहेगा वो आपका SDSC सार श्रीहरिकोटा में ही होगा। मतलब कि आपका आंध्र प्रदेश में ही आपको जॉब मिलेगी, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप। बाकी पोस्ट कोड 12, 14, 16 इनके लिए आपके लिए महाराष्ट्र होगा पोस्टिंग स्थान, ठीक है। तो चलिए, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। चलिए, यहाँ पे हम पोस्ट कोड की बात करेंगे, ITI स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे तो पोस्ट कोड यहाँ पे 11 से 26 के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे ITI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका प्रतिमाह आपका वेतन इतना रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे एज आपके यहाँ रखी गई 18 से 35, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको छूट भी मिलेगी, है ना। OBC का 3 साल, SC का 5 साल, ST का 7 साल। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप
आपको छूट भी दी जाएगी, जो कि इन्होंने नीचे आपको मेंशन भी कर रखा होता है ना। तो ये आपका यहाँ पे 5 साल वगैरह, ये 3 साल ये छूट यहाँ पे भी आपको दिया गया। तो चलिए नीचे और स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि यहाँ पे एज कितनी रखी है, तो 18 से 35 रखा गया है। सैलरी लगभग यहाँ पे आपका अच्छा है, आपका 30,000 पर मंथ लगभग दिया गया है। पोस्ट कोड 2 से 10 के लिए यहाँ पे जो अब यहाँ पे बात करेंगे हम एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कितना रखा है, तो पोस्ट कोड 2 से 10 के लिए यहाँ पे फॉर्म फीस यहाँ पे 250 रुपये रखा गया है। ये लेकिन तब है जब आपका एग्ज़ाम आप दे देते हो तो आपको यहाँ पे पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आप जब फॉर्म फिल करोगे 750 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो आपको बाकी जो इसमें आपका फ़ीस है वो 250 इसमें आप माइनस करोगे, 500 रुपये आपका यहाँ पे वापस हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ीस आपका यहाँ पे कितना रखा गया है, 250 रखा गया है। लेकिन आप जब फॉर्म फिल करोगे 750 फिल करोगे, बाकी आपका 500 रुपये वो रिफ़ंड हो जाएगा जब आप अगर एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका नीचे दिया भी गया है, आप इसको पढ़ोगे भी। द प्रोसेसिंग फ़ीस विल बी रिफ़ंड ओनली द कैंडिडेट हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका जो एक्स्ट्रा आपको लिया जा रहा है 500 वो आपका वापस हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे इन्होंने कहा है आवेदन शुल्क, जो महिलाएं कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो दिया गया है कि 750 जिन उम्मीदवारों को भुगतान से छूट दी गई है उन्हें पूरा प्रतिदेय का भुगतान किया जाएगा। मतलब कि जो भी इस कैटेगरी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स फॉर्म 750 रुपये पे करेंगे उन्हें फुल अमाउंट यहाँ पे आपका वापस कर दिया जाएगा। अन्य सभी संबंधित अभ्यर्थियों की कटौती के पश्चात 500 रुपये आवेदन शुल्क दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं जैसे जनरल ओबीसी कैटेगरी में और इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको 500 रुपये यहाँ पर आपको रिफ़ंड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रिफ़ंड वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप बात करते हैं IT सेशंस के लिए यहाँ पे फीस कितनी रखी गई। तो 11 से 26, जो कि यहाँ पे आप 15 से आप देखोगे कि आपका IT सेशंस के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया था, जो कि फिटर ट्रेड में आपका पोस्ट कोड 15 नंबर था, जिसमें टोटल 17 वैकेंसी थी। यहाँ पर जो फॉर्म फीस यहाँ पे रखा गया है, फॉर्म फीस यहाँ पे 100 रुपये है, लेकिन आप जब फॉर्म फिल करने जाओगे तो 500 रुपये फिल करने जाओगे और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपका 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि फॉर्म फीस रहती है अगर कम रहती है तो बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं फॉर्म, इसके बाद एग्ज़ाम नहीं देने जाते, इससे लॉस होता है। तो इस वजह से इन्होंने रेलवे की तरह, जैसे रेलवे ने कर रखा है कि 500 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं, इसके बाद आपका 400 रुपये रिफ़ंड कर देते हैं, ये बोल के कि आपका फॉर्म फीस 100 रुपये का है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। इस पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि 500 रुपये रिफ़ंड इन फुल। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो SC ST कैटेगरी और वोमेन है या PWD है, भूतपूर्व सैनिकों, उनके लिए आपको 500 रुपये पे करना ही करना है इसके। लेकिन जब आपका रिफ़ंड होगा अमाउंट, वो आपका 500 रुपये टोटल अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो जनरल OBC कैटेगरी हैं वो 500 पेमेंट करेंगे, इसके बाद आपका 400 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हो। 400 रुपये आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फीस रिस्पेक्ट अदर कैंडिडेट, जो अदर कैंडिडेट हैं जनरल OBC उनको यहाँ पर 400 रुपये बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप कब से इसका यहाँ पे देख सकते हो, प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन होगा, जो कि डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कट कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी लेनदेन की असफलता के कारण शुल्क का भुगतान देय तिथि समय के अंदर नहीं कर पा रहे तो इस शुल्क को आवेदन पंजीकरण की जो तिथि है वो आपका 17 मई तक यहाँ पे रखा गया है। अंतिम तिथि के अगले दिन ऑनलाइन नियुक्त पोर्टल में उपलब्ध किसी भी भुगतान की विधि को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो इस आपका 17 मई तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समय से आप पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्रक्रिया शुल्क के प्रतिदेय हेतु अभ्यर्थी अपने ही सही बैंक खाते का विवरण दें। मतलब ये कि आप जब भी फॉर्म भरें तो उसमें आपका एक ऑप्शन आएगा कि आप किस में अमाउंट रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो वही आप सही उसमें बैंक का जो भी डिटेल है वो दीजिएगा, क्योंकि उसी बैंक खाते में आपका रिफ़ंड आएगा। कृपया इस विषय पर ध्यान दें
ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में हाजिर नहीं होंगे तो उन्हें भुगतान किया गया शुल्क वापस लौटाया नहीं जाएगा। वही बात जो हमने आपको ऊपर बताया कि अगर आप 500 रुपये भी फॉर्म फीस दोगे, बाद में अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको वो फॉर्म फीस रिफंड नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात भविष्य के संदर्भ में अभ्यर्थी व्यक्तिगत पंजीकरण पुष्टि फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे अभ्यर्थी का नाम, पंजीकरण विज्ञापन, पोस्ट कोड दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा गया उसको आपको रीड करना है। और यहाँ पे जो आपका फ़ोटो अपलोड करोगे वो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो लगभग 6 मंथ से पुराना ना हो। फिर भी अगर आपका 1 साल भी पुराना है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। JPG फॉर्मेट में आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। जो भी यहाँ पे जो JPG का साइज़ होना चाहिए वो फ़ोटो का 20 KB तक होना चाहिए और 200 गुणित 50 पिक्सल में होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करो तो पहले से आपको ये बना के रेडी कर लेना, जिससे कि फॉर्म भरते समय आपको ये चीज़ें ना करनी पड़ें, ठीक है। इसके अलावा प्रक्रिया शुल्क है जो SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे, तो इनके लिए इन्होंने क्या कहा है कि प्रस्तुत करने पर पूर्ण प्रतिदाय वापस किया जाएगा। मतलब कि कोई प्रमाण पत्र अगर आप यहाँ पे अपलोड करोगे, जिस भी कैटेगरी से हो, SC/ST कैटेगरी से हो, आपको यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा उससे रिलेटेड, तभी आपका यहाँ पे जो आप फॉर्म फीस है आपका वापस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त बनाए गए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि अपलोड करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वही है, इन्होंने कहा है कि पहले से आप डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तभी आप फॉर्म फिल करने के लिए कहीं कैफ़े में जाइए या फिर आप फ़ोन में अप्लाई करिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या है, नोट में इन्होंने क्या कहा कि अपलोड किया गया फ़ोटो पूरी तरह से स्पष्ट हो ताकि अभ्यर्थी पहचान में आ सके, साथ ही अपलोड किया गया हस्ताक्षर स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य हो। तो ये जो कि हर फॉर्म भरते होगे तो उसमें आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। और इसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट क्या बताया, इसके बारे में भी हम लोग रीड कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि अपलोड किए गए दस्तावेजों की कौशल परीक्षा के समय जाँच होगी। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे फॉर्म भरते समय, उसकी जाँच कब होगी, जब आपका स्किल टेस्ट होगा उस समय उन डॉक्यूमेंट की जाँच होगी जो आप ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट किए होंगे। मात्र लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रवेश करने से वह चयन का पात्र नहीं होगा। मतलब कि लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा भी अगर आप उसमें उपस्थित होने के लिए प्रवेश करने से चयन का पात्र नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रखा गया, तो चयन की जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इसरो का आप जानते हो, वो आपका पहले एग्ज़ाम, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ऑब्लिक में इन्होंने दिया है, लेकिन आपका पहले एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, कितने नंबर का पेपर और कितना समय, ये सब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो पोस्ट कोड अगर आप तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अगर आप रिटन टेस्ट देखोगे तो यहाँ पे ये आपका टाइमिंग दिया गया है। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पर दिया गया है कि कितने अंक का स्किल टेस्ट होगा। इसी प्रकार से नीचे आप स्क्रॉल करोगे, टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे कितना रखा गया है, तो टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे 1.5 घंटों में 18, यहाँ पे इंग्लिश में आप देखोगे तो 80 MCQ होने चाहिए, ठीक है। 80 MCQ का पेपर होगा, जो कि ऑनलाइन पेपर आपका SDSC कराएगा। पिछली बार SDSC का पेपर ऑनलाइन हुआ था, जो कि आपको 1.5 घंटे में होगा। तो 60, 30, 90, तो 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 90 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको दिया गया है। माइनस का 0.33 आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग दिया गया है। जो कि आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पे 100 नंबर का होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि मार्क्स अर्हता प्राप्त के लिए क्वालिफाइंग, जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब कि स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा केवल, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं कि मैक्सिमम मार्क्स आपको नहीं लगाना होगा, मैक्सिमम मार्क्स आप इस पे लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग करना होगा। जो आपका पेपर होगा स्किल टेस्ट वो 100 अंक का होगा, जिसमें आपको मात्र अर्हता प्राप्त के लिए आपको नंबर लाना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने क्या दिया है, ठीक है। तो
अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कितने यहाँ पे पासिंग मार्क्स रखा गया वो यहाँ पे दिया गया। तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो स्किल टेस्ट में आपका मिनिमम 50% आपका स्कोर होना चाहिए। इसी प्रकार से 40% मिनिमम स्कोर होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैंडिडेट में आते हैं। इसी प्रकार से रिटन एग्ज़ाम में तो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, लेकिन इसमें जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे 80 में से, ठीक है, 80 क्वेश्चन में 70 प्लस सही करते हो तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कौशल परीक्षा पूरी तरह से अंतिम परिणाम के आधार पर होगी। कौशल परीक्षा जो होगी वो पूरी तरह अंतिम परिणाम के आधार पर होगी। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से समझा दिया कि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा। मतलब कौशल परीक्षा आपने पास कर लिया, ठीक है, इसके बाद उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होगा जो पास करने वाले छात्रों में जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो जिसके भी जो भी CBT एग्ज़ाम जो 80 क्वेश्चन का आप दोगे उसमें जिन भी स्टूडेंट ने 80 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे उनको यहाँ पे आपका सिलेक्शन उनको दिया जाएगा। तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप रीड कर सकते हो कि कितना यहाँ पे कौशल परीक्षा के लिए क्या यहाँ पे रखा गया है। तो अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन परिणाम बनाम के अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए कम से कम 10 अभ्यर्थियों के श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के लिए आमतौर पर 1.5 के अनुपात में सूचीबद्ध करके कौशल परीक्षा के लिए बैच में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो कितना क्या यहाँ पे बुलाया जाएगा ये आपने रीड कर लिया कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड स्किल टेस्ट जनरली 150। तो यहाँ पे 150 इन्होंने कहा है विथ ए मिनिमम 10 कैंडिडेट ऑफ द कैटेगरी वाइज यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाएगा। और जो यहाँ पे 1:5 में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में जितनी भी टोटल वैकेंसी है 1:5, ठीक है, 5 गुना आपका 5 टाइम्स आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद बुलाने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि इन 10 कैंडिडेट टू बी कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं कराया जाए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि 10 कैंडिडेट टू द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट शेल बी कॉल्ड इन बैचेस फॉर स्किल टेस्ट फॉर द एवल्यूएशन रिजल्ट एंड वैकेंसी। ठीक है, चलिए नीचे यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि संभावित निम्नलिखित शहरों में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पेपर आपका ऑनलाइन होगा, जो कि ये आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पर होगा ये यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दे रखा है। तो यहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र जैसे गुंटूर इन्होंने दिया है जो आपका आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, तिरुपति, ये 3 आपके ज़िले दे रखे हैं जो कि आंध्र प्रदेश में आपके यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका असम में आपका गुवाहाटी, यहाँ पे पटना, चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद, ये यहाँ पे लोकेशन दिया गया है। इन ये जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप इन एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि यूपी में बात करें तो इन्होंने केवल एक एग्ज़ाम सेंटर आपको दिया है जो कि लखनऊ दिया है। ठीक है, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आवेदन कैसे करें। तो आवेदन कैसे करना है, तो कब से फॉर्म भरा जाना है, तो ये आपका 26 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट है। कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो 16 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो पेमेंट हमने आपको बताया था कि 17 मई तक आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको 16 के पहले ही आपको कंप्लीट फॉर्म को फिल कर देना है और पेमेंट भी कर देना है। किस वेबसाइट में आपको जाकर फॉर्म फिल करना है, तो आपको www.sar.gov.in वेबसाइट में जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आवेदन अनिवार्य रूप से आपका 16 मई तक आपका सबमिट हो जाना चाहिए। केवल शुल्क के लिए, केवल पेमेंट करने के लिए इन्होंने जो लास्ट डेट वो रखी गई वो एक दिन एक्सटेंड करके दिया गया है, जो कि 17 मई तक आप इस पेमेंट कर सकते हैं कि अगली तिथि तक ऑनलाइन किया जा सकता है। ठीक है, कि अगली तिथि तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है,
इसके अलावा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो प्रत्येक पद के लिए कोड के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। मतलब कि अगर आप अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी रखते हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना, क्योंकि इन्होंने मेंशन भी किया कि प्रत्येक पद कोड के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। अभ्यर्थियों को प्रत्येक आवेदन हेतु अलग से आवश्यक भुगतान करना होगा। मतलब कि अलग अलग पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करोगे उसकी जो भी फ़ीस होगी वो आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अभ्यर्थियों को प्रत्येक आवेदन हेतु अलग से आवश्यक भुगतान करना होगा। नीचे यहाँ पे क्या क्या मेन इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आवेदन कब से भरे जाने हैं, तो 26 अप्रैल। लास्ट डेट क्या है यहाँ पे 16 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि यहाँ पे 17 मई रखी गई। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य शर्तें निर्देश जो कि हर नोटिफिकेशन में हमको पढ़ने को मिलते हैं, इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, ये पद अस्थायी हैं लेकिन जारी रहने की संभावना है। द पोस्ट आर द टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे वैकेंसी ये परमानेंट ही होती है, लेकिन नोटिफिकेशन में लोग लिख देते हैं कि द पोस्ट आर टेम्परेरी, पोस्ट आपका अस्थायी है लेकिन इसे हम कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप शैक्षिक जो योग्यता है जो आप फॉर्म में फिल करोगे वो आपकी कब तक की होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप रीड करोगे कि उपयुक्त पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16 मई को यहाँ पे जारी हो जानी चाहिए। तो 16 मई तक, ठीक है, 16 मई तक आपके पास आपका यहाँ पे उससे रिलेटेड आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो चाहिए। एग्जांपल तौर पे कोई आपका ITA का रिजल्ट है, वेट है, आप अपेयरिंग में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर आपका 16 मई के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास रिजल्ट, आपके पास सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती सेवा NSE पोर्टल के तहत पंजीकृत पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को HDSC वेबसाइट पर जा सकते हैं, बताई गई आवेदन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो NSE यहाँ पे राष्ट्रीय भर्ती सेवा के लिए है, NES के लिए है, ठीक है। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लगभग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिया है। फिर भी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो हम आपको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे। और जैसे कि हमने बताया कि समान पद कोड के लिए अभ्यर्थी एक से अधिक दिन आवेदन ना करें। कहने का मतलब है कि समान पद कोड के लिए, मतलब एक ही पोस्ट कोड के लिए आप एक से अधिक आवेदन ना करें। सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम ऑनलाइन आवेदन पर ही विचार किया जाए। कहने का मतलब है, मान लीजिए पोस्ट कोड आप फिटर की 17 है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर पोस्ट कोड क्या है, फिटर की 17 है। आप इस पोस्ट कोड से आप 3 फॉर्म को सबमिट कर देते हो, तो जो आपने लास्ट में फॉर्म को सबमिट किया होगा वही लास्ट फॉर्म आपका यहाँ पे सबमिट माना जाएगा, वही आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह पब्लिश किया जाएगा। तो यही उन्होंने कहा कि सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम आवेदन जो आपने किया होगा वही यहाँ पर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और इस रिलेटेड आपके कोई पॉइंट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। यात्रा भत्ता के लिए, ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कौशल परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को साक्ष्य जैसे कि रेलवे टिकट, बस टिकट प्रस्तुत करने पर कौशल परीक्षा के लिए आवेदन दिए गए पते से सबसे छोटे मार्ग के लिए शयन स्लीपर शयन का किराया, ऐसी बस का किराया जो भी कम भुगतान में हो जाएगा। लिखित परीक्षा में भागीदारी के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है इस जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे आपका भुगतान किया जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा। एग्ज़ाम के लिए इन्होंने कहा है कि कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आपको EWS के लिए EWS से संबंधित अभ्यर्थियों को वर्ष 2022 से 2023 के लिए आय और संपत्ति प्रमाण का प्रस्तुत करना होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैध होना चाहिए, ठीक है। तो जो EWS संबंधित अभ्यर्थियों का 2022 से 23 आय, मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट जो आपका आय होना चाहिए वो 2022 से 23 के बीच का होना चाहिए और संपत्ति प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप से जारी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए आपका यहाँ पे वैध होना चाहिए, ठीक है। तो ये EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे केवल और यहाँ पे रीड कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे
रीड करना हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जो भी अगर पॉइंट रह गए होंगे तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, एक मेहनत के लिए। और इसके बाद इस चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।